तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम डेली जीके जीएस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज का जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। प्रत्येक प्रैक्टिस टेस्ट में हम एमसीक्यू क्वेश्चन जो है 40 नंबर करते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो यहाँ देखिए पहला ही प्रश्न पूछ रहा है 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन में है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह और श्रीनगर। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक साझा योग प्रोटोकॉल सत्र आयोजन करने में राष्ट्रीय नेतृत्व किया और जम्मू कश्मीर को 2 दिवसीय दौरे पर आए पीएम मोदी ने श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ यह योग किया। तो आगे देखिए दूसरा नंबर कह रहा है 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया। ऑप्शन में है कंचन चौधरी, भट्टाचार्य, ईद सीसा, नोगरांग, उत्कल रंजन साहू और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 62 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इदासीसा नोगरांग। देखिए आईपीएस इदासीसा नोगरांग को पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी नियुक्त किया गया। यह खासी समुदाय से संबंधित हैं। कह रहा है कि दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। तो दिगंबर संप्रदाय जो होता है वह किस धर्म से संबंधित होता है। तो देखिए सिख से तो होता नहीं है और ना ही आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ना ही आपका इस्लाम धर्म से संबंधित है। ये आपका हो जाएगा जैन धर्म से। देखिए दिगंबर संप्रदाय जो होता है वह जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 3000 ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह 2 संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर में यह जो है अलग हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु और श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो स्थूलभद्र थे। और जैन धर्म के देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। तो अंतिम थे यह थे महावीर स्वामी। कौन थे। तो महावीर स्वामी थे। और प्रथम तीर्थंकर पूछा जाता है तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो ऋषभदेव। कौन थे। तो ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थंकर भी पूछा जाता है तो पार्श्वनाथ थे। आगे देखिए यहीं पे पूछ रहा है क्या 64 नंबर भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में से दृष्टिगोचर है भारत के किस युग से संबंधित है। तो देखिए ये वैदिक काल नहीं होगा, ये आपका होगा दिल्ली सल्तनत। देखिए दिल्ली सल्तनत में 1206 से यह 1526 ईस्वी तक भारतीय इस्लामिक जो है स्थापत्य कला हुआ। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि किसने बनवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ पर। तो अजमेर में। और कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया था जो कि दिल्ली में है। अलाई दरवाज़ा ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये भी इसका स्थान दिल्ली में है। सीरी का किला 1000 स्तंभों वाला महल ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये भी आपका दिल्ली में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था, यह भी दिल्ली में है। सिकंदर लोदी का मकबरा जो कि इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, ये आपका कहाँ पर है। तो दिल्ली में है। कह रहा भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन में है 1882, 1910, 1801 और 1810। तो भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
1882 ईस्वी में। देखिए, हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से और 1884 तक जो है 1882 में की गई, और चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की, और इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो ये देखिए, ये कैसरे हिंद का जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1919 को। तो 3 अप्रैल 1919 में हुआ था। और कब हुआ था? तो बैसाखी के दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास यह हुआ था, जिसमें जो है गांधी जी ने केसरे ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि जो है वापस लौटा दी थी। आगे देखिए 67 नंबर कह रहा है कि निजाता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के एस पट्टुस्वामी जो सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 20 है और अनुच्छेद 21 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। देखिए, निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के एस पट्टास्वामी बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई थी, यह मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है, और संविधान के भाग तीसरे में अनुच्छेद 12 से 15 तक में 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का जो है विवरण है। और बात करें तो भारत के संविधान 6 मूल अधिकार प्रदान करता है। तो कौन कौन से? एक तो समता का अधिकार। देखिए, पहले में क्या है? तो पहले में समता का अधिकार है, जो आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समता का अधिकार किस में है? तो 14 से 18 तक का है। और दूसरा देखिए, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और तीसरा क्या है? तो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आपका 23 से 24 तक है। और चौथा क्या है? तो चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका 25 से 28 तक है। और पांचवा क्या है? तो पांचवा है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 29 से 30 तक है। और लास्ट जो छठवां क्या है? तो छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 32 में है। ये आपके छह मूल अधिकार प्रदान करता है भारत का संविधान। आगे देखिए, कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो देखिए, यहाँ बात करें तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, यह होगा समता का अधिकार है। किससे? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, समता का अधिकार। अभी मैं सभी पे आऊँगा, पहले अब देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 14। देखिए, अगर बात करें 14 में कानून के समता और समानता का अधिकार है। किसमें? तो कानून के समता। और देखिए 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में क्या है? तो आर्टिकल 14 में आपका कानून के समकक्ष समानता का अधिकार है। और 15 में क्या है? तो 15 में धर्म, मूल वंश, प्रजाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव जो है इसमें नहीं माना गया है। और 16 में क्या है? तो 16 में है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता है। और 17 में क्या है? तो 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति पर प्रावधान है। आर्टिकल 18 में क्या है? तो उपाधियों के उन्मूलन से यह संबंधित है। तो जो हमारा जो 68 का हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी समता का अधिकार हो जाएगा, समानता का। कह रहा सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन में है
लघु ज्वार भाटा और बृहत ज्वार भाटा, ज्वार और भाटा। तो 69 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधे में आ जाते हैं उस समय सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी के एक ही दिशा में खींचने के कारण ज्वारीय उभार अधिकतम होता है, जिसे बृहत ज्वार भाटा कहते हैं। इस दशा में सूर्य तथा चंद्रमा का जो है गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में कार्यरत रहता है और यह माह 2 बार पूर्णिमा और अमावस्या को ही उत्पन्न होता है। कह रहा डुरंड रेखा दो देशों को जो है विभाजित करती है। तो डुरंड रेखा किन देश, देखिए पाकिस्तान और चीन को कौन करता है? तो देखिए डुरंड रेखा किन दो देशों को जो विभाजित करती है? तो 70 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। किसे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और डुरंड रेखा किसे जो है डुरंड रेखा, देखिए डुरंड रेखा भी पूछा जाता है। डुरंड रेखा जो है वह किसे जो है विभाजित करती है? तो यह अफगानिस्तान और किसे? तो पाकिस्तान को। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डुरंड रेखा। आगे देखिए बी तो हमारा हो ही जाएगा और बाकी करें मैकमोहन रेखा। देखिए मैकमोहन रेखा जो डिवाइड करती है वह चाइना और इंडिया को। किसे? तो चाइना और अपने इंडिया को मैकमोहन रेखा। और एक आपका रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा किसे डिवाइड करती है? तो यह इंडिया और किसे? तो इंडिया और पाकिस्तान को। इंडिया और पाकिस्तान को। हिंडरमर रेखा जर्मनी और पोलैंड को। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 1959 को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। यह देश की सबसे आगे राष्ट्रीय तेल कंपनी है यानी अग्रणी कंपनी है, जिसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। और कंपनी NTPC की बात करें, कंपनी NTPC यानी आपका राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। कब? तो 1975 में हुई थी। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत पेट्रोलियम यानी BPCL, BPCL यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी जो स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। और भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल की स्थापना BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसकी जब स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 को। और कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1974 को। कौन सा? तो 1974 को किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। आगे देखिए 72 नंबर IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी आपकी 1964 को। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा मानव पूंजी परिवर्तन के लिए साधारणीय कार्यवाही कार्यक्रम के माध्यम से किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है? तो शिक्षा एवं व्यवस्था है, रोजगार एवं शिक्षा है, कृषि एवं विकास है, स्वास्थ्य एवं आपका स्वच्छता है। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य को उत्पन्न करने एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने राज्य सरकार के साथ मिलकर 7 कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इसे 10 जून 2017 को। कब? तो 10 जून 2017 को 2017 को जो है शुरुआत किया था। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा पंडित बिरजू महाराज
निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो पंडित बिरजू महाराज की बात करें तो यह किससे संबंधित थे? तो यह संबंधित थे कथक से। किससे? तो कथक से। देखिए कथक से एक और संबंधित है, कौन है? तो लच्छू महाराज। लच्छू महाराज भी जो है यह कथक से संबंधित थे। और भरतनाट्यम से कौन कौन है? तो भरतनाट्यम में देखिए, भरतनाट्यम भी दे रखा है। भरतनाट्यम में कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, रुक्मणी देवी हैं, पद्म सुब्रमण्यम है और सोनल मानसिंह है। और कथक में बात करें तो कथक में आपका बिरजू महाराज हो गए और लच्छू महाराज हो गए। और कथकली दे रखा है, कथकली से कौन संबंधित है? तो के कल्याणी अम्मा जी हैं, श्रीदेवी जी हैं, रागिनी देवी हैं और गीत गायक हैं। कह रहा तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन में है मुगल, चोल, कौशल, चंदेल। तो 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चोल हो जाएगा। देखिए तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव चोल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। इस राजवंश का जो कार्यकाल था वो 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच था। तंजौर भित्ति चित्रकला में प्रमुख बृहदेश्वर मंदिर और सरस्वती महल पुस्तकालय और स्वाटर चर्च और रॉयल संग्रहालय आदि वहाँ पर था। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है। तो नयनतारा सहगल, झुम्पा लाहिड़ी और अरुंधति राय, शोभा डे। तो ये हो जाएंगी झुम्पा लाहिड़ी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी। झुम्पा लाहिड़ी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज लघु कहानियों का संग्रह है जो वर्ष 1999 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के लिए वर्ष 2000 में पुलित्जर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। कह रहा डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो कौन है? तो क्रिस एवर्ड है, जॉन मैकनैरो है और स्टेफी ग्राफ हैं, आर्थर एस हैं। तो 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद्र का, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता था, तो यह 29 अगस्त नहीं 77 है ना। देखिए 77 है, एक मिनट। देखिए 77 है। डेज ऑफ ग्रेस आर्थर एस की जीवनी है। एस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में सर्वोच्च स्तर पर खेलने वाले प्रथम भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी थे। कह रहा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त। देखिए कब? 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म जो है 29 अगस्त 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था, इलाहाबाद प्रयागराज में। यह भारतीय हॉकी टीम के महान खिलाड़ी थे। इनका जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इन्हें हॉकी का जो है जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए 79 भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष में देना शुरू किया है? ये हो जाएगा 1954 से। भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार 1954 में शुरुआत किया गया था। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। और यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय गौरव सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल होता है। और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 1948 आपका 80 नंबर है। कह रहा 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट
की स्थापना किस वर्ष जो है गैट का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रेजुअल एग्रीगेट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, ग्रेजुअल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीगेट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो 80 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। देखिए, अगर बात करें तो जनवरी 1948 में, जनवरी जनवरी 1948 में 1948 में यह हुआ कि यह महत्वपूर्ण विनियमों को संरक्षित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करने और कोटा टैरिफ और सब्सिडी को कम करने के लिए एक कानूनी समझौता था, जो 12 दिसंबर 1995 को गट का अस्तित्व समाप्त कर 1 जनवरी 1996 में इसका स्थान विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने ले लिया। कह रहा कि अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह है जिससे मनुष्य चांद पर उतरता था, किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? 1975 है, 1968 है, 1969 है और 1958 है। तो 81 का ऑप्शन हम देखिए हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1969। नासा यूएसए द्वारा 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 में जो है मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन जूनियर ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा और अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे मानव चांद का सतह पर उतरा था। कह रहा टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन में है गुवाहाटी, कोलकाता, नई दिल्ली, दार्जिलिंग। तो 82 का अगर बात करें तो 82 का हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। टी बोर्ड भारत सरकार की एक नियामक संस्था है जो चाय के उत्पादन को आपका प्रसंस्कृत और नियंत्रित करती है। कह रहा लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण डैश डैश ने करवाया था। ऑप्शन में है शेरशाह सूरी, हुमायूं और इल्तुतमिश, औरंगजेब। तो 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औरंगजेब। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने फिदा खां के नेतृत्व में 1673 में, कब? तो 1673 में करवाया गया। गोलाकार बंगाली छत तथा फूले हुए गुंबद इसकी विशेषता है। इसके अलावा लाल किला, दिल्ली की मोती मस्जिद भी औरंगजेब ने ही बनवाई थी। और 84 कह रहा कौन सा देश आपका प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन में है अफगानिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान और अपना इंडिया। तो 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईरान। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 84 है ना? हाँ देखिए, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। तापी शब्द तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के प्रथम अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। यह परियोजना तुर्कमेनिस्तान से प्रारंभ होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर भारत तक जाएगी। इसका विस्तार तुर्कमेनिस्तान और ग्लाकिनाइस तेल में प्रारंभ होकर अफगानिस्तान के हेरात और कंधार प्रांत से होकर जो है पाकिस्तान के क्वेटा और मुल्तान शहरों में जाते हुए भारत के पंजाब प्रांत के फल्लुजा तक होगा। इसका निर्माण एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है सहयोग से किया गया था। कह रहा एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? तो पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव जो है वायुमंडलीय दाब
एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। अब इसका जो आपका होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.01 इंटू 10 की पावर आपका 5 एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो आपका पास्कल हो जाएगा PA। कह रहा जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को डैश डैश में बदल लेता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में और पवन ऊर्जा में, प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा में। 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर लेती है। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और आगे देखिए, कह रहे यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 38 किलो है, यदि पृथ्वी पर जो है किसी का वजन अगर 38 किलो है तो देखिए उसका यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर उसका वजन जो होगा आपका 14.3 किलोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 38% है। कितना? 38% है। और यह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। आगे देखिए 88 नंबर कह रहा द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है, तो चालकता, संवहन, विकिरण, चालकता और विकिरण दोनों। तो 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवहन हो जाएगा। देखिए संवहन क्या होता है, तो द्रव एवं गैसों को गर्म करने से पहले नीचे का द्रव या गैस ठंडा रहता है। जैसे गर्म करना शुरू करते हैं उसका संवहन धारा जो है बनने लगती है, जिससे नीचे का ठंडा द्रव गर्म होकर ऊपर की ओर जो है ऊपर का ठंडा द्रव नीचे आता है। इसी तरह पूरे द्रव या गैस में ऊष्मा हस्तांतरण होती रहती है। कह रहा कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन में है एंटोइन लिवोजियर, जोसेफ प्राउस्ट, रॉबर्ट बायल और आपका जैक्स चार्ल्स हैं। 89 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट हो जाएगा। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात और निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयव तत्व तापमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। तो देखिए अगर बात करें नाइट्रोजन का एक रासायनिक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 14.0067 होता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। और बात करें ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 16.8 ग्राम। कितना? 16.8 ग्राम हो जाएगा। और देखिए 91 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्यों से भिन्न है, तो CaO है, MgO, Al2O3 एंड Na2O। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा। धातुओं के क्षारीय ऑक्साइड जल में अपक्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं और अम्ल से अपक्रिया करके लवण का जो है निर्माण करते हैं। कह रहा निम्नलिखित पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा है जो आपका पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु यह पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, तो क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है या राइबोसोम है। तो 92 का ऑप्शन नंबर बात करें, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। देखिए
आपका क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये हरे रंग के पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण पौधे के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ, एंथ्रोपार्ड्स, एकिनोडर्मस और एलनीड्स हो जाएगा। तो 93 है। 93 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है जो प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। आर्थ्रोपोडा, इकाइनोमार्टा और एनिलीडा बहुकोषीय यूकेरियोटिक होते हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं। कह रहा डैश डैश मांसल नालिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। तो गर्भाशय है, मूत्र वाहिनियाँ हैं, और गुर्दे की श्रेणी है, पित्त नलिकाएं हैं। तो 94 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूत्र वाहिनी हो जाएगा। मूत्र वाहिनी मांसल नालिकाएं होती है जो मूत्र के गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। वृक्क की भीतरी अवतल धरातल पर स्थित होती है। इस गुहा को वृक्क पेल्विस कहते हैं। वृक्क पेल्विस एक लंबी और संकरी वाहिनी होती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। दोनों ओर मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय में खुलती हैं और नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई कहते हैं। कह रहा डैश डैश एक पौधा जो जंगल में उगता है और इनकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनता है। तो बिच्छू ब्यूटी है, चौलाई है, तुपतिया घास है और मनाइरर लेट्स है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिच्छू बूटी हो जाएगी। बिच्छू बूटी एक पौधा होता है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर यह दर्द का कारण बनता है और इसका नाम होता है यूरेटिका डोइका। और कह रहा निम्नलिखित में से किसे ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? ऊन फाइबर के लिए किसे पाला जाता है? तो अल्पाइका है, अल्बामा है, अपाचे है और अलूबी अल है। तो 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पाका हो जाएगा। अल्पाका को ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है। लामा की भांति दिखने वाले ऊँट फैमिली का सदस्य है। ऊन के उत्पादन सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और ऊन का सबसे ज़्यादा निर्यात भी ऑस्ट्रेलिया करता है। मुलायम घास से ऊन बनाने में रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है। कह रहा कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार का कंप्यूटर बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे जनगणना और उद्योग और उपभोक्ता आंकड़े, एंटरप्राइज संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? OX और विंडोज 7, डॉस या ट्रिपल सी। तो 98 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ट्रिपल सी। ट्रिपल सी एक सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा होती है जो मध्य स्तरीय भाषा के रूप में जानी जाती है क्योंकि ये दोनों उच्च स्तर और निम्न स्तर की भाषाओं का एक संयोजन होता है, जबकि अन्य जो है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। कह रहा यूनेप का पूर्ण रूप क्या है? यूनेप का पूर्ण रूप क्या है? तो 99 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों को समन्वय करती है। आपके यूनेप की स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो है इसकी मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये जो हो जाएगी ऑक्सीजन। ग्रीन हाउस गैसों के पृथ्वी के
वातावरण से जलवायु में परिवर्तन और भू भूमंडलीय उष्णीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे थे 40 प्रश्न। बाकी फिर मिलेंगे तो कल की क्लास में। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।